गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा चैप्टर कैपिटल गेन। ये मैंने बहुत दिनों से इसलिए रोक रखा था कि मुझे लग रहा था लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम उसमें लाइव क्लास में ही डिटेल पढ़ेंगे इसको, लेकिन अब दिन पे दिन ऐसा लग रहा है कि कोचिंग क्लासेस खोलने की परमिशन तो शायद और ना मिले, 15 दिन तो और नहीं मिलेगी शायद। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इसे कहा है जुलाई में स्कूल कॉलेज और कोचिंग क्लास खुलेगी, बट अगर थोड़ा रिलैक्सेशन आता भी है तो 15 जून से पहले तो नहीं खुल पाएगी। तो 15 जून यानी कि अभी भी आज से 15 दिन बाकी है। तो अब इस चैप्टर को रोकने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे के चैप्टर में टैक्स कैलकुलेशन सिखाना है और कैपिटल गेन का टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा अलग टाइप से होता है। तो जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे वो टैक्स कैलकुलेशन में नहीं सिखा पाऊंगा। तो अब हम इसको स्टार्ट कर ही देते हैं। बड़ा चैप्टर जरूर है, ज्यादा वीडियो बनेंगे, बट ठीक है, आप लोग थोड़ी स्पीड से इसको अगर करेंगे तो हम लोग इसको जल्दी कवर कर लेंगे। तो कैपिटल गेन सेक्शन 45 से स्टार्ट होता है, सेक्शन नंबर 45 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेक्शन 45 से हम करेंगे। मैंने कहा था आपको, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था सेक्शन 22 बेसिस ऑफ चार्ज यानी एंट्री गेट। मैं बोलता था कि आपको इस गेट पर खड़े होकर बोलना है खुल जा सिम। अगर ये सेक्शन अप्लाई होता है तो ही वो गेट खुलेगा, यानी उस हेड के रूल्स लगेंगे। तो सेक्शन 22 में हाउस प्रॉपर्टी के बारे में लिखा था। ठीक है, ऐसा ही यहां पर भी कैपिटल गेन के कोई भी रूल्स तभी लगेंगे अगर सेक्शन 45 के बेसिस ऑफ चार्ज अप्लाई होते हो तो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि होता क्या है बेसिस ऑफ चार्ज, कैसे सेक्शन स्टार्ट होता है, कैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है। और अगर सेक्शन 45 की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इसका मतलब इस चैप्टर के एक भी रूल्स नहीं लगा पाएंगे, आप किसी और हेड में चले जाए, दरवाजा आपके यहां पर बंद हो जाएंगे। इस पूरे का चैप्टर का पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप पर भेजा है। आप अगर कुल मिला के उसमें 12 पेजेस है, या तो सारे एक साथ लिख ले अपनी कॉपी में, और नहीं तो आप अपनी कॉपी के स्टार्टिंग के 15 से 20 पेज छोड़ दें, क्योंकि मेरे इसमें 12 पेज है, लेकिन आप जब लिखेंगे तो 20 पेज हो जाएंगे। तो 20 पेज में सारे नोट्स की समरी आपकी आ जाएगी। तो इकट्ठे नहीं लिख पाते हैं तो आप अभी एक काम करें, 2-3 पेज लिख लें, फिर मेरा वीडियो देख लें, फिर अगला वीडियो करूंगा मैं, उसमें जो रूल्स बताता हूं वो वाला लिख लें, फिर वो समझ लें। पहले लिख के और फिर वीडियो देखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सामने कॉपी रहेगी तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। अब कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन होता क्या है? सिंघानिया में आप पेज नंबर 293 पर आएंगे। सिंघानिया में आप पेज नंबर 293 पर आएंगे। और अगर मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं तो आप मेरे नोट्स के पेज नंबर 2 पर आएंगे, जहां मैंने लिखा बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 45। या आप किसी भी बुक से पढ़े तो सेक्शन 45 हर बुक में स्टार्टिंग में जरूर दिया होगा बेसिस ऑफ चार्ज। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा हुआ देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। क्या लिखा? पहली कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। तो असेट नहीं, कैपिटल असेट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। देयर मस्ट बी कैपिटल असेट, है ना। आप जो चीज बेच रहे हो वो सिंपल असेट नहीं। असेट तो बहुत सारे, डेटर भी असेट होते हैं, असेट साइड में लिखते हो आप, तो क्या डेटर बेचते हैं? नहीं ना। कैश भी असेट होता है, तो क्या कैश बेचता है व्यक्ति? नहीं। तो असेट तो बहुत सारी होती, कैपिटल असेट होना चाहिए। देयर मस्ट बी कैपिटल असेट। कैपिटल असेट अगर हम बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। तो कैपिटल असेट क्या होती है, क्या नहीं होती है, मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पर आपको क्या लिखा हुआ है? कैपिटल असेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या है कंडीशन है? कैपिटल असेट ट्रांसफर्ड बाय असेसी, ट्रांसफर्ड बाय असेसी। और तीसरी कंडीशन है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
तो 3 बात आप हमेशा याद रखेंगे। सिंघाने में हालांकि 4th एंड 5th कंडीशन भी दे रखी है, उसकी जरूरत नहीं है, इन 3 से काम हो जाएगा। वो तो ये दे रखी है 4th कंडीशन, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, और फिर 5वें में एग्जम्पशन लिखे हुए हैं। तो पहले कैपिटल गेन तो आए, फिर हम एग्जम्पशन की बात करेंगे। तो 3 कंडीशन मेन है। देयर मस्ट बी कैपिटल असेट, वो मैं समझाऊंगा आपको। कैपिटल असेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ट्रांसफर होना चाहिए। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है लॉ में, ट्रांसफर वर्ड, एंड ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल्स, एक्सचेंज ऑफर एंड अदर्स। तो क्या क्या इंक्लूड होता है ट्रांसफर वर्ड में, वो सब बताऊंगा मैं। और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कब होना चाहिए ट्रांसफर, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी उस ईयर में आएगी जिस ईयर में आपने कैपिटल असेट ट्रांसफर की, उस ईयर में आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, कभी कभी आप ट्रांसफर किसी और ईयर में करोगे, टैक्सेबिलिटी किसी और ईयर में आएगी। तो हमें ये सब चीज सीखना है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी बात आएगी, श्रद्धा और सबूरी रखें, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में मत लाए, पहले एक एक बात मुझे क्लियर करने दें। तो आप सेक्शन 45 में पहला गेट, अगर वो असेट कैपिटल असेट नहीं है तो ये चैप्टर ही अप्लाई नहीं होगा। अगर वो कैपिटल असेट है बट ट्रांसफर नहीं है तो भी ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें मैं समझाऊंगा, कैपिटल असेट्स की पूरी डेफिनेशन, ट्रांसफर की पूरी डेफिनेशन, उसके बाद ही हम इस चैप्टर में एंटर करेंगे। लेकिन एक बेसिक बताता हूं कि आप इस पूरे चैप्टर में परचेज और सेल दो ही खेल चलेंगे। आपको एसेट्स खरीदोगे और उसको बेचोगे। तो कैपिटल गेन कैसे निकालते होंगे, जनरल सेंस में सोचना है आपको। कैसे निकालते, आप कोई भी एसेट का प्रॉफिट लॉस कैसे, ये बिजनेस नहीं है आपका, रोज खरीदोगे बेचोगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया तो बिजनेस हेड में आएगा। मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असेट की बात कर रहा हूं। तो असेट बेचने खरीदने में प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, आप खुद सोचो थोड़ा माइंड से। तो आप में से कुछ लोग यही कहेंगे सर सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस, बिल्कुल सही बात है। आपने बेचा इसको कितने में, 10 लाख रुपए में, खरीदा कितने में था, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 8 लाख, तो ये आ गया आपका कैपिटल गेन। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा, एक्सपेंडिचर हुए होंगे। तो इस चैप्टर का फॉर्मेट बहुत छोटा सा है, बहुत सारी चीजें नहीं। आपको पूरे क्वेश्चन में मेनली क्या ढूंढना है, सेलिंग प्राइस ढूंढना है, परचेस प्राइस ढूंढना है, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह हो तो वो ढूंढना है बस। लेकिन रूल्स बहुत सारे हैं, इस कारण से ये रीजन। तो हम आते हैं फर्स्ट नंबर पे, नोट्स में फर्स्ट स्टार्टिंग आप देखें जरा, मैंने यहां साइड में भी दिया है आपको। क्या लिखा हुआ है कैपिटल गेन के बारे में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फॉर्मेट दिए दोनों के फॉर्मेट सेम, एक माइनर डिफरेंस है दोनों के फॉर्मेट में। तो कैपिटल गेन में तो आप देखिए जरा फॉर्मेट को, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो फॉर्मेट दिए। ये शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। तो आपको यहां पर दो फॉर्मेट मिलेंगे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मिलेगा, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। दोनों फॉर्मेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। और शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगा। सेल्स कंसिडरेशन, क्या लिखा हुआ है, सेल्स कंसिडरेशन। तो मान लो कि मैंने कोई एसेट 10 लाख रुपए में बेची, तो ये लिखना है आपको। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रांसफर पर्पस। तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस यानी सेलिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ हो, मान लो 50,000 है, तो आपकी नेट सेल 950 कहलाती है। ये बात तो हमने इन्वेस्टमेंट चैप्टर में पढ़ रखी है अकाउंटिंग कि 10 लाख में बेचा, 50,000 ब्रोकरेज वगैरह लग गई, स्टाम्प ड्यूटी या जो भी, तो नेट यही बचा। लेकिन यहां पर एसटीटी अलाउड नहीं होगा। एसटीटी मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, शेयर के केस में आता है, तो वो एसटीटी माइनस नहीं होगा, उसका डिडक्शन अलाउड नहीं है। बाकी डिडक्शन आप ले लो, जो भी एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज वगैरह, बाकी सब चीज, कमीशन दिया हो, ब्रोकरेज दिया हो या स्टैम्प ड्यूटी दिया, कुछ भी दिया हो, कोई भी एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर ट्रांसफर पर्पस। दूसरा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
दूसरे नंबर पे क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नाम से क्या लिखता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी आपने इसको एक्वायर किया था तो कितने रुपए में, कितने की कॉस्टिंग थी। तो हो सकता है मैंने इसको पिछले साल परचेस किया था 2 लाख रुपए में, और 2 लाख रुपए जब खरीदा था तो खरीदते समय इसके ऊपर 50,000 रुपए ब्रोकरेज वगैरह दी थी, खरीदने में भी तो लग सकती है ब्रोकरेज। तो आपने ये बात तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पहले ही अकाउंटिंग में पढ़ रखी है कई बार, 11 12 से लेकर आज तक, कि जितने एक्सपेंसेस असेट से रिलेटेड होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं। तो कॉस्ट आपके 2.5 लाख कहलाएगी। तो ये होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करना, तो 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख की चीज मैंने 9.5 लाख में बेच दी, तो मेरा कैपिटल गेन कितना हो गया, 7 लाख रुपए का कैपिटल। एक चीज और लेस होती कभी कभी तीसरे नंबर पे, वो है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यानी हो सकता था ये एक मकान था छोटा जो मैंने खरीदा 2 लाख रुपए में था, ब्रोकरेज दी 2.5 लाख, उसके बाद मैंने इसमें 1 मंजिल और बनवा ली या 2 मंजिल और बनवा ली या एक रूम और बनवा लिया, तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ असेट। तो हो सकता है मैंने इस पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक ऊपर 1 मंजिल और बनाने पे 1.5 लाख रुपए और खर्च कर दिए। तो फिर अब मेरा कैपिटल गेन जो है, अब मेरा कैपिटल गेन जो है वो 5,50,000 ही आएगा, 4 लाख कम, ये कैपिटल गेन। तो सिर्फ आपको पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन करवाऊं स्टार्टिंग से एंड तक, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, 1 2 3 और 4। तो सेल्स कंसिडरेशन क्या मानना, इसके रूल्स बताऊंगा। सेलिंग एक्सपेंसेस पे कोई खास रूल्स नहीं है, जो एक था मैंने बता दिया, एसटीटी नॉट अलाउड, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कास्ट ऑफ एक्विजिशन अलग अलग केस में क्या क्या होती है वो बताऊंगा मैं, ठीक। और कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का तो एक ही रूल है, वो बताऊंगा, ठीक है। यानी मेन देखा जाए तो सेल्स कंसिडरेशन और कास्ट के रूल्स हैं, इन दो पे कुछ खास रूल्स नहीं है, कैपिटल गेन आ जाएगा। तो सिर्फ 3 चीज माइनस करना है सेल्स में से, बहुत इजी चार्ट है। क्वेश्चन पढ़ो और ढूंढ ढूंढ के ले आओ, सेलिंग्स में है क्या, सेल्स कितनी है, कॉस्ट कितनी है, इंप्रूवमेंट है क्या, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से करोगे बहुत अच्छे से। फिर लिखा है लेस एग्जम्पशंस। इन कैपिटल गेन में से अगर आप कुछ एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में हम एग्जम्पशन ले सकते हैं ना, हमारा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बचा हुआ टैक्सेबल होगा। अब वो कैसे है तो उन सेक्शन में कंडीशन पड़ेंगे, वो बहुत बात की बात है। लॉन्ग टर्म पर आओ, सेम चार्ट मिलेगा आपको, वही सेल्स कंसिडरेशन मिलेगा। देखो आप सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, एसटीटी नॉट अलाउएबल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी वही वर्ड लिखा है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी वही वर्ड लिखा है, लेस एग्जम्पशंस भी वही लिखा हुआ है। लेकिन एक वर्ड अंडरलाइन करना है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या लिखा है, इंडेक्स्ड कॉस्ट, ये नहीं बात। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में सिर्फ इतना सा फर्क है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म यानी जो अभी खरीदे और बेच दी, और लॉन्ग टर्म मतलब कई साल पहले खरीदे और अब बेचे। तो ऐसा हो सकता है कि आपने, हो सकता है ये 2 लाख रुपए का मकान जो 50,000 ब्रोकरेज से खरीदा था आपने 2.5 लाख रुपए में, ये 2.5 लाख रुपए में खरीदा था आपने, आज से कई साल पहले 2001 में खरीदा था, मान लो अप्रैल 2001 में परचेज किया था, अप्रैल 2001 तब खरीदा था। और आज मैं कैलकुलेशन किस प्रीवियस ईयर में कर रहा हूं, 19-20 में, असेसमेंट ईयर 20-21 में। तो मैं 19-20 में खड़ा हूं और खरीदा कब था, 1 में। तो तब से लेके आज तक इन्फ्लेशन के कारण रुपए की वैल्यू डाउन हुई, या यूं कह सकते महंगाई बढ़ी। यानी वही कैटेगरी का सेम टाइप का मकान मैं आज लेने जाऊंगा तो इतने मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो और मकानों में तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो उस वक्त 1 लाख में खरीदा होगा, सॉरी 2.5 लाख रुपए में खरीदा होगा, क्या आज की तारीख में उसकी कीमत 2.5-3 लाख होगी? डेफिनेटली बहुत बढ़ गई होगी। 10 लाख क्या हो सकता है, 50 लाख भी हो गई। अगर वो अच्छे लोकेशन पे है तो उसकी वैल्यू 50 लाख भी हो सकती है। तो यानी एक बंदे ने 2.5 लाख में असेट खरीदी और वो इतने साल 20 साल रखने के बाद अगर उसको 50 लाख रुपए में बेचता है, 50 लाख रुपए में बेचता है,
तो इतना सारा कैपिटल गेन हो जाएगा। तो क्या इतने सारे कैपिटल गेन पर टैक्स देगा वो? और टैक्स की रेट कितनी पता है आपको? लॉन्ग टर्म पे 20% फ्लैट रेट है, वो स्लैब नहीं चलती, 20%। तो मतलब उसने बेचारे को कितने ज्यादा 20% टैक्स लग जाएगा, सोचो आप। इसलिए गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे एक बेनिफिट दिया आपको, और वो बेनिफिट है इंडेक्सेशन का, इंडेक्स कॉस्ट। इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्वेशन वर्ड के साथ लॉन्ग टर्म में क्या लग जाता है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसका मीनिंग ये होता है कि 2.5 लाख रुपए को आप इंडेक्सेशन कर दो। इंडेक्सेशन कैसे होगा? तो नीचे मैंने इंडेक्स नंबर दे रखे हैं, देखो आप, ये गवर्नमेंट के नोटिफाइड नंबर है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। और ये सारे नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखे हुए आते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा आप याद करें तो एक फर्स्ट 2001 टू ये बेस ईयर है, इसका 100 याद रख ले, और एक लास्ट अभी जो करंट ईयर में चल रहा है 19-20 289, ये 2 याद रख। जो चीज मैंने उस वक्त खरीदी थी 1-2 में, उस वक्त इंडेक्स कितना था? 100 था। यानी उस वक्त कोई चीज 100 रुपए में अगर आती थी तो आज 19-20 में वो 290 289 में आ रही। तो गवर्नमेंट कहती है आप ऐसा करें कि उस वक्त 100 की चीज थी, आज 289 में है, तो आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर दो इसको। क्या करेंगे हम? आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 2.5 लाख रुपए को मैं 289 डिवाइड बाय 100 यानी 7.225। अब आप देखो कॉस्ट बढ़ गई ना मेरी, कॉस्ट बढ़ गई तो कैपिटल गेन कम आएगा। ऐसे इंप्रूवमेंट के बारे में कहा है। मान लो मैंने 2 लाख रुपए में लगा के एक मंजिल और बनवाई थी, लेकिन वो 2 लाख रुपए मैंने लगाए थे सपोज 3-4 में, 3-4 में लगाए थे। कब एक मंजिल और बनाई थी? 3-4 में। तो 3-4 का इंडेक्स देखो आप 109, यानी ये कॉस्ट 109 के बराबर है। और इनटू आज की तारीख में कितनी? 289। तो आज में कन्वर्ट करना, क्योंकि आज कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, तो आज इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना कहता है वो बताना है। 289 डिवाइड बाय 109, 5.30 कॉस्ट बढ़ गई आपकी, 2 की आपकी कॉस्ट 5 हो गई, तो आपका कैपिटल गेन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है सिर्फ लॉन्ग टर्म के केसेस में। कहा दिया है ये बेनिफिट? लॉन्ग टर्म के केस में दिया है, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो रूल्स में बताऊंगा आपको, बट आप अभी ये समझ ले लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में फॉर्मेट में फर्क नहीं है। फॉर्मेट में सिर्फ इंडेक्सेशन का फर्क है, बाकी सब कुछ वही 5 आइटम का खेल है आपका। ठीक है, इंडेक्सेशन का फॉर्मूला भी दिया है वैसे तो मैंने वहां पर, लेकिन फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। तो कंसेप्ट सिंपल सी बात है, वो फॉर्मूला लिखना नहीं है। जिस ईयर के कॉस्ट उस ईयर से डिवाइड करो, और जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया उस ईयर से इनटू। पढ़ ले एक बार फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच असेट इज ट्रांसफर। असेट ट्रांसफर 19-20 में हुई तो 19-20 का इंडेक्शन करूंगा, डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच असेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी। पहली बार उसने कब हेल्ड की थी? अप्रैल 2001 में, तो अप्रैल 2001 का करते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर 1-2 whichever इज लेटर, ये कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच असेट्स ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट कॉस्ट टुक प्लेस। जिस ईयर में आपने आपने इंप्रूवमेंट किया उस ईयर। अच्छा, इंप्रूवमेंट आपने 2 बार किया, एक और बार किया होता मान लो 9-10 में, फिर इंप्रूवमेंट किया आपने 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का इंप्रूवमेंट फिर किया, तो 1 लाख रुपए का इंप्रूवमेंट 9-10 में किया। 9-10 का इंडेक्स नंबर 148 इंटू 280, ऐसे कर। तो ऐसे इंप्रूवमेंट बार बार हो सकते हैं। 1 मंजिल बनाई, फिर 2 साल रुक के फिर 1 मंजिल बना ली, फिर तीसरी, ऐसे तो इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। और इंप्रूवमेंट का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर के नहीं। छोटे मोटे रिपेयरिंग को आप इंप्रूवमेंट मत बोलते हैं। तो ये सारे रूल्स हमको पढ़ना है, ये सब कैसे कैसे आते हैं सब पढ़ना। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं कि इंडेक्सेशन होता क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है, इंडेक्सेशन डिवाइड करना है और इनटू करना है। ठीक, और लगभग सारे क्वेश्चन, एक्सेप्शन को छोड़ देगा कि सारे क्वेश्चन में ईयर कौन सा रहेगा? 19-20 रहेगा, तो हमेशा इनटू किससे होगा? 289। कितनी भी पुरानी चीज होगी, लाना कहां है उसको? 289।
तो पुराने साल में हम डिवाइड 100 या 105 ये सब से करेंगे तो पुराने साल का इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। करंट ईयर का याद रख लो आप तो 289। और शॉर्ट टर्म अगर हुआ तो ये झंझट भी खत्म है। शॉर्ट टर्म में आपको इंडेक्शन करना ही नहीं है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही बाहर लिखेंगे, इंप्रूवमेंट 2 लाख 1 लाख यही बाहर लिखेंगे, आप उसमें ये सब कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नोट्स का फर्स्ट नंबर पेज। आगे चलते हैं, अब मेन पॉइंट पे आते हैं हम। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 45, देयर मस्ट बी कैपिटल असेट एंड कैपिटल असेट हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्योंकि अब इस चैप्टर में कैसे कैलकुलेशन करना ये तो सीख लिया आपने, लेकिन कैलकुलेशन होगा ही तब जब ये कंडीशन फुलफिल होगी सेक्शन 45 की। तो हम समझते हैं इसको। सेक्शन 45 कैपिटल असेट, नीचे लिखा हुआ है कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल और इमूवेबल। ये बात ध्यान में, इस चैप्टर में कुछ भी बेचो आप, मूवेबल हो शेयर, सिक्योरिटीज, गोल्ड, ज्वेलरी, मूवेबल आइटम तो भी कैपिटल गेन लगेगा, इमूवेबल लैंड बिल्डिंग बेचोगे तो भी कैपिटल गेन लगेगा। टेंजिबल और इनटेंजिबल, गुडविल बेचूंगा, क्या पेटेंट कॉपीराइट बेचूंगा सब्जेक्ट टू कंडीशंस तो भी कैपिटल गेन लगेगा। और टेंजिबल असेट्स प्लांट मशीन फर्नीचर लैंड बिल्डिंग ये सब बेचूंगा तब भी लगेगा। इसलिए ऑल काइंड ऑफ असेट्स इट इंक्लूड्स एनी राइट इन और इन रिलेशन टू इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर। ये अमेंडमेंट अभी आया है कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले। वोडाफोन का एक बहुत बड़ा केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और गवर्नमेंट ने उसको चेंज भी कहा। इसकी बहुत बड़ी कहानी, बट अभी वीडियो में नहीं सुना सकता मैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स दिए वो रूलिंग बन जाते हैं, आप समझते हैं, यानी वो लॉ बन जाते हैं एक तरीके से, और आगे वही फॉलो होते। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग गलत दे दी है तो गवर्नमेंट क्या करे? तो गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका रहता है, गवर्नमेंट लॉ में चेंज कर दे, अमेंडमेंट ला दी। तो गवर्नमेंट ने लॉ में ही अमेंडमेंट ला दिया था। गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि राइट जो होता है, राइट इन इंडियन कंपनी, कोई सा भी राइट, मैनेजमेंट राइट इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल और एनी अदर राइट व्हाटसोएवर, ये वर्ड लगा के बहुत अच्छा करा। तो वोडाफोन ने इस राइट वर्ड पे ही खेल कर दिए थे, है ना। वो बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। यानी एक कंपनी है, एक फॉरेन की कंपनी है जिसका इंडियन कंपनी में कंट्रोल राइट है, यानी वो यहाँ का मैनेजमेंट का कंट्रोल करते हैं। शेयर नहीं है उनके, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हो भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो तो भी कंट्रोल राइट अलग से भी तो हो सकता है। तो हो सकता है उस कंपनी के पास इंडियन कंपनी के कंट्रोल राइट हो और वो राइट उसने बेच दी। तो राइट बेचना भी कैपिटल असेट में आएगा, ध्यान रखना, तो इस पर भी कैपिटल गेन लगेगा, ये कहना चाहते थे। यानी राइट इज कैपिटल असेट, तो इस पर हम टैक्स लगाएंगे। अब और डिटेल में बढ़ते हैं कि कैपिटल असेट होती कौन कौन सी। तो आप क्या लिस्ट बना सकते हो, जैसे मैंने कहा ऑल काइंड ऑफ मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है, वेदर यूज्ड इन बिजनेस और नॉट यूज्ड इन बिजनेस, सब आती है। तो लिस्ट बना सकते हैं क्या हम? दुनिया में इतने सारे तरह के असेट है, देखो यही इतना एक्सेप्शन आ गया। ऐसे कई असेट्स होती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो क्या क्या कैपिटल असेट होती है इसकी लिस्ट नहीं बना सकते थे ये लोग, इसलिए इन्होंने नेगेटिव लिस्ट दे दी। क्या कैपिटल असेट नहीं है ये समझ लो आप। इसके अलावा जितनी बनेगी वो सब कैपिटल असेट होगी, और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। इसका मतलब ये कि इसके बाहर अब कुछ भी नहीं। तो हम ये पढ़ लेते हैं, असेट नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल असेट, असेट नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल असेट। पहला नॉट पे सर्कल बना लेना, जो कैपिटल असेट नहीं है वो बता रहा हूं, यानी इनके बेचने पर कैपिटल गेन चैप्टर में टैक्स नहीं लगेगा, किसी और चैप्टर में लगेगा, वो बात में करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, कोई सा भी स्टॉक। तो गुड्स स्टॉक रॉ मटेरियल हो तो प्रोडक्शन में काम आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फिनिश गुड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड भी है, और बना बनाया गुड्स जो बेचते हैं रेडीमेड उनके लिए भी। तो ये तो स्टॉक हुआ ना, स्टॉक तो बिजनेस से रिलेटेड है।
तो इसको बेचने पे या खरीदने पे जो प्रॉफिट लॉस होगा वो तो बिजनेस प्रॉफिट लॉस होगा, इसलिए उसको कैपिटल गेन चैप्टर से हटा दिया। कार आपके लिए एसेट हो सकती है, लेकिन मारुति डीलर वालों के लिए तो कार गुड्स है, इसलिए वो कार बेचेंगे तो वो बिजनेस एंड में दिखाएंगे, और आप कार बेचोगे तो कैपिटल गेन में दिखाओगे। फर्क है, समझना आप गुड्स को। तो गुड्स जितने भी होंगे यानी स्टॉक जितना भी होगा वो सब नॉट कैपिटल एसेट। दूसरा पॉइंट बड़ा मजेदार है, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग अपीयरेंस एंड फर्नीचर्स held for personal use of assessee or for the use of any member of his family dependent upon him। तो ध्यान से पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं नॉट असेट, नॉट कैपिटल असेट, तो इनको कैपिटल असेट से बाहर कर दिया है, यानी इनके बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। किसको बाहर कर रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी को। इस मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ गया? वियरिंग अपीयरेंस, यानी पहनने की कोई वैल्यूएबल, कोई महंगी चीज अगर आपके पास पहनने की, वो भी आ गई। एंड फर्नीचर अगर है आपके घर तो वो भी आ गया। बट होना क्या चाहिए? हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, लॉ में जो लिखा हो पढ़ो, जो नहीं लिखा हो जरूर पढ़ो। लॉ में लिखा है तो मूवेबल असेट, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो मूवेबल असेट फॉर पर्सनल यूज और नॉट कैपिटल असेट। जो मूवेबल आइटम पर्सनल यूज में आ रही, कार अगर पर्सनल यूज में आ रही है, फर्नीचर अगर पर्सनल यूज में आ रहा है, ठीक है, मोबाइल अगर पर्सनल यूज में आ रहा है, तो वो कैपिटल असेट नहीं है, उसको बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही कार बिजनेस यूज में आ रही थी और वहां बेचोगे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। फर्क है। तो मूवेबल असेट फॉर पर्सनल यूज ऑफ असेसी और हिज हाउस होल्ड मेंबर्स इज नॉट कैपिटल असेट। जो लिखा हो पढ़ा, क्या नहीं लिखा? इम्यूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है। तो इम्यूवेबल प्रॉपर्टी अगर पर्सनल यूज में भी है, यानी लैंड बिल्डिंग, आपका घर का रहने का मकान, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो इम्यूवेबल है, पर्सनल भी है, बट फिर भी उसको बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, बिकॉज इट इज कैपिटल असेट। जितना बोला है बिल्कुल पत्थर के लगे रहे, समझ लो आप ये। उन्होंने क्या छोड़ने के लिए बोला है? मूवेबल छोड़ने के लिए बोला है। तो इम्यूवेबल तो कैपिटल असेट होगी, कोई सी भी हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल। मूवेबल में भी कौन सी छोड़ने के लिए कहा है? पर्सनल यूज वाली, यानी मूवेबल अगर अदर देन पर्सनल यूज हुई, यानी बिजनेस यूज हुई, कार बिजनेस में यूज होती है, ठीक है, प्लांट मशीन बिजनेस में यूज होती है, मूवेबल होती है, फर्नीचर बिजनेस में यूज होता है, मूवेबल होता है। तो मूवेबल असेट सिर्फ कौन से छोड़ने के लिए कहा है? पर्सनल। ध्यान से समझ लेना। और इसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया, बट एक्सक्लूड्स ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अदर सोर्सेस में भी समझाया था मैंने आपको, ये भी लिस्ट क्लियर है। और नीचे मैंने क्लियर लिखा, मींस दीज आर कैपिटल असेट। ये नॉट वाली लिस्ट पढ़ रहे हैं, नेगेटिव लिस्ट में एक्सेप्शन आया, इसका मतलब ये हुआ कि ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स अगर आपके पर्सनल यूज में भी है, हालांकि वो मूवेबल है, पर्सनल यूज में है, तो भी वो कैपिटल असेट है और उनको बेचने पर टैक्स लगेगा। तो आपके घर में बहुत शानदार कोई पेंटिंग है, बहुत महंगी आपने खरीदी थी, पर्सनल है, फिर भी वो टैक्सेबल है। ज्वेलरी तो होती पर्सनल है, या फिर गुड्स होती, दो के अलावा तीसरा क्या? तो ज्वेलरी अगर आपके पर्सनल यूज में तो भी उस पर टैक्स लगेगा। तो ये जितने भी है ये एक्सेप्शंस में, मींस दीज आर मूवेबल असेट फॉर पर्सनल यूज बट कैपिटल असेट एंड टैक्सेबल, ठीक है। तीसरा है एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इन अ रूरल एरिया। ध्यान से पढ़ना, एग्रीकल्चर लैंड एक बात, इन इंडिया दूसरी बात, और रूरल एरिया तीसरी बात, तीन चीज। इसका मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि नॉट एग्रीकल्चर लैंड अगर हुआ तो वो टैक्सेबल होगा, चाहे वो रूरल एरिया में क्यों ना। एग्रीकल्चर लैंड फॉरेन में हुआ तो भी टैक्सेबल होगा। सिर्फ कौन सा छोड़ा है इन्होंने? एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया हो और वो भी रूरल एरिया में, यानी एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया अगर अर्बन एरिया में, उज्जैन में, आपने देखा उज्जैन में हम सिटी में अगर जाते हैं तो महाकाल मंदिर के पीछे हरसिद्धि के पास में ही आपको एग्रीकल्चर लैंड नजर आ जाएगा। मंगलनाथ जाओगे आपको एग्रीकल्चर लैंड नजर आ जाएगा।
यानी ये शहर की सीमा के अंदर है, नगर निगम की सीमा के अंदर है ना। तो ये अर्बन एरिया हो गया। ये क्या हो गया? अर्बन एरिया। तो भले एग्रीकल्चर है, लेकिन अर्बन एरिया में इसलिए कैपिटल एसिड है और टैक्सेबल है। इसलिए ध्यान से सोच लेना, मैं क्या बोल रहा हूं, एग्रीकल्चर लैंड कहां होना चाहिए? रूरल एरिया में होना चाहिए, तो नॉट कैपिटल एसिड। तो वो लोग अगर बेचेंगे, यानी दूर गांव जो है, गांव में खेती की जमीन है, वो अगर बेचेंगे तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो अब ये समझना पड़ेगा कि सर अर्बन एरिया कहां तक माने और रूरल एरिया कहां तक माने, है ना। चलिए ये समझते हैं। इसके लिए आप नीचे एक टेबल देखें। पहले उस टेबल को एक बार आप अपनी तरह से पढ़ रहे हैं, फिर मैं समझा। तो बड़े ध्यान से आप इसको समझना। आप देखें नीचे एक टेबल में फॉलोइंग एरिया आर ट्रीटेड एज अर्बन एरिया। क्या समझाया? अर्बन समझाया है। तो यहां तक अर्बन है, उसके बाद क्या है? रूरल एरिया है। आप समझ जाओ, ठीक है। एक बार आप देख लेना, स्क्रीन पर मैंने आपको दिया है। जिसके पास नोट्स ना हो वो लिख के रख ले। तो लिखा है एरिया फॉल्स विद इन डिस्टेंस ऑफ, और ब्रैकेट में टू बी मेजर्ड एरियली गिवन बिलो। एरिया यानी किलोमीटर नापना है, तो एरियली मतलब हवाई मार्ग वाले, सड़क के रास्ते से नहीं, एरियली नापना है। अब एरियली नापने का मतलब ये हुआ कि क्या कैसे नापेंगे भाई? क्या एरियली में ऐसा होगा कि एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है हवा में और दूसरा वहां? हनुमान जी थोड़ी ना है, कैसे करेंगे? तो आजकल टेक्नोलॉजी बदल गई है, इसलिए ये रूल लाए। पहले नहीं था ये रूल, पहले ये रूल नहीं था। पहले आप जो जमीन वाला रास्ता, रोड वाला रास्ता है, वहीं से नापते थे किलोमीटर। लेकिन अब एरियल इसलिए बोल दिया गया क्योंकि आजकल तो अब अवेलेबल टेक्नोलॉजी। आप गूगल साइट पर जाके देखेंगे तो एरियल सारे डिस्टेंस नजर आएंगे। रूट प्लानर पे जाएंगे आप, तो रूट प्लानर पे आपको एरियल, आप जो भी डेस्टिनेशन लिखेंगे वहां से एरियल डिस्टेंस आपको नजर आ जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं रही। तो नंबर एक कि अगर आपको रोड डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो नहीं लेना, आपको एरियल डिस्टेंस लेना है। तो एक तरफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो बताया है, दूसरी तरफ बताया पॉपुलेशन एज पर लास्ट प्रेसिडिंग सेंसस। जो भी आपके आखिरी जनगणना हुई, लास्ट प्रेसिडिंग सेंसस, ऑफ विच डेटा पब्लिश ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, मींस 1 अप्रैल 19। अभी हम कौन सा ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं? अप्रैल 19। तो प्रीवियस ईयर की फर्स्ट डे जिसके डेटा पब्लिश हो चुके हों, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है। उसके हिसाब से पॉपुलेशन लो आप। तो क्या लिखा हुआ है? पॉपुलेशन वाली साइड देखें। इफ पॉपुलेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, यानी अपने नगर निगम, नगर पालिका जो भी, उसकी पॉपुलेशन और कंटोनमेंट एरिया, कंटोनमेंट बोर्ड मतलब जिससे आपने देखा होगा ये मिलिट्री एरिया जो रहते हैं वो कंटेनमेंट बोर्ड कहलाते हैं, इज मोर देन 10,000 बट नॉट मोर देन 1 लाख। तो अब इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि आपका ये उज्जैन की नगर निगम, ये पूरा एरिया नगर निगम में आता है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि यहां तक गए हम, तो ये आपने देखा होगा जैसे आप इंदौर से उज्जैन की ओर आते हैं तो वहां लिखा आता है उज्जैन नगर सीमा प्रारंभ, तो ऐसा लिखा आता, बोर्ड आता है रोड पे, आपने देखा होगा। तो नगर निगम कहां तक फैला हुआ है, नगर निगम से आपको मालूम पड़ सकता है। हम नहीं जाएंगे नगर निगम मालूम करने, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो आपका है नानाखेड़ा से आगे कॉलोनी तक जाए अगर हम, और भी आगे तक परमेश्वरी वगैरह उससे आगे, तो वो पूरा नगर निगम में आता है। इधर मक्सी रोड पे आप देखें, उधर आगर रोड पे आप देखें तो आरडी कॉलेज, ये पूरा एरिया जो है ये नगर निगम। तो ये तो अर्बन है ही, इसमें क्या डाउट, ये तो अर्बन है ही, ठीक है। और उज्जैन नगर निगम की पॉपुलेशन कितनी है? तो उज्जैन नगर निगम की पॉपुलेशन अगर मान लो 10,000 से ज्यादा हो, कितनी हो? 10,000 से ज्यादा हो, बट नॉट मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा ना हो, तो उज्जैन में तो ज्यादा है। तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूं अपने पास के छोटे से नागदा की बात कर लेता हूं। नागदा की पॉपुलेशन ऑफिशियल बात कर रहा हूं सेंसस के हिसाब से, है ना, और अज्यूम कर रहे हैं भी हम
हमें पता नहीं एग्जैक्ट फिगर क्या है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज किसी शहर की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 10,000, मोर देन 10,000, लेकिन किससे कम है, 1 लाख से कम है, ठीक है, यानी वो ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है नागदा म्युनिसिपैलिटी। तो क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में, आप देखें, एरिया फॉल्स विद इन डिस्टेंस गिवन लो 2 किलोमीटर फ्रॉम लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड कंटोनमेंट। तो ये रही लिमिट म्युनिसिपैलिटी की या कंटेनमेंट बोर्ड की, यानी नागदा शहर की जो सीमा, जितनी भी कॉलोनी है नागदा में वो तो आती ही नगर निगम में, म्युनिसिपैलिटी, तो ये तो है ही अर्बन एरिया। अब 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस लिमिट्स, यानी इस लिमिट से इधर इधर सब तरफ 2 किलोमीटर का जो एरिया रहेगा वो भी अर्बन कहलाएगा, यानी जहां पर नागदा की सीमा खत्म होती है वहां से 2 किलोमीटर आगे तक का भी एरिया अर्बन ही कहलाएगा, और वो एग्रीकल्चर लैंड भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा, इसलिए उस पर टैक्स लगेगा। उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद जो जमीनें होगी, इस तरफ जो जमीन होगी वो रूरल होगी, तो वहां एग्रीकल्चर रूरल लैंड बेचेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, जिस तरह का शहर। मान लो अब ये शहर नागदा नहीं है, उज्जैन है, ये उज्जैन है, तो सेकंड पॉइंट पर है 6 किलोमीटर फ्रॉम लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड, 6 किलोमीटर। अब यहां से 6 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ये लोकल लिमिट हो गई, इस लोकल लिमिट से 6 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी यहां से यहां तक का एरिया 6 किलोमीटर तक का एरिया, 6 किलोमीटर तक का एरिया, ये पूरा एरिया अर्बन कहलाएगा। कब, सामने लिखा हुआ इफ पॉपुलेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड इज मोर देन 1 लाख बट नॉट मोर देन 10 लाख। इसकी पॉपुलेशन कितनी होगा, मोर देन 1 लाख बट नॉट मोर देन 10 लाख। तो अपना उज्जैन की पॉपुलेशन 10 लाख से कम लेकिन 1 लाख से ज्यादा है, तो हमारे उज्जैन के लिए ये है, आप उज्जैन से ज्यादा अच्छा समझ सकते हो। तो मैं फिर बोल रहा हूं उज्जैन में, मैं बोल रहा हूं कि जैसे मेघदूत गार्डन है नानाखेड़ा रोड पर, वहां तक नगर निगम लगता है। इधर हम चले जाए आगर रोड पर तो आरडी कार्डिनेज तक, तो इतना बड़ा एरिया तो अर्बन है ही। यहां से और 6 किलोमीटर आगे चले जाओ आप, मेघदूत गार्डन से और 6 किलोमीटर आगे, वहां तक की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगी और टैक्स लगेगा। उसके बाद जो होगा वो रूरल एरिया होगा, ठीक है। तो छोटे नगर निगम के लिए 2 किलोमीटर का दायरा बताया है, यहां पे कितना बताया था, ये यहां से यहां तक 2 किलोमीटर, ठीक है। 1 लाख से 10 लाख वाले केस में कितना होता है, 6 किलोमीटर। और तीसरा पॉइंट, 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड इफ, सामने लिखा हुआ है पॉपुलेशन इज मोर देन 10। अब जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, यानी हम समझ लेते हैं इंदौर शहर के बारे में बात, तो अगर इंदौर की बात करें तो ये कह रहे हैं कि आपको और आगे तक जाना है, यानी 8 किलोमीटर का जो दायरा है, ये 8 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का एरिया सब मिला के 8 किलोमीटर। किस केस में 8 किलोमीटर, इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, तो 10 लाख से ज्यादा अगर है तो नगर निगम, इंदौर तो आपने खुद ने देखा होगा कितना बड़ा है, इधर राजेंद्र नगर देखो, उस तरफ आपकी सारी कॉलोनी, तो ये तो है अर्बन एरिया, पूरा इंदौर, पूरा इंदौर। तो इंदौर जितना बड़ा है, इधर भी 10 किलोमीटर, उधर भी 10 किलोमीटर पूरा है, वो तो है ही अर्बन। उससे और आगे 8 किलोमीटर तक चले जाए सारे रोड पर, तो वो भी अर्बन एरिया कहलाएगा। उस एरिया की जमीन, यानी इस पूरे एरिया की जमीन अर्बन एरिया कहलाएगी। उसके बाद वाली जो जमीन होगी 8 किलोमीटर के बाद, वो कहलाएगी आपकी रूरल एरिया। ये कंसेप्ट है, यानी आप ये समझ लें कि हर छोटे बड़े शहर को इसमें कवर किया है, और नगर निगम की सीमा के बाद किलोमीटर गिनना है,
नगर निगम की सीमा के अंदर से नहीं गिनना है। ऐसा नहीं करना है कि इंदौर में राजवाड़े से गिनने नहीं बैठेंगे। राजवाड़े से गिनने बैठेंगे तो 8 किलोमीटर तो पहले ही खत्म हो जाएगा, इंदौर तो और आगे तक है। जहां इंदौर की सीमा खत्म होती है उससे और आगे 8 किलोमीटर जाओगे, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ऐसा याद रख सकते हैं कि 8 किलोमीटर के बाहर का एरिया तो सबके लिए क्या है, रूरल एरिया है। इसके अंदर का अगर आया तो थोड़ा सा पॉपुलेशन वाइज आपको याद रखना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने एक नीचे एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल को एक बार आप करना, सामने आंसर दिया, आंसर को छिपा के और फिर करना उसको, कितना सही जाता है आपको, कौन से समझ में आया कि नहीं आया बताना। ठीक है, ये 3 पॉइंट मेन थे। कौन कौन से 3 बताया मैंने? नॉट कैपिटल असेट्स, स्टॉक कैपिटल असेट नहीं है। मूवेबल असेट ऑफ पर्सनल यूज एक्सेप्ट ज्वेलरी एक्सेट्रा, ये भी पर्सनल, ये भी कैपिटल असेट नहीं है। और एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, ये भी कैपिटल असेट नहीं है। इन 3 पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, बाकी जितने भी असेट है वो सब कैपिटल असेट है। इसके बाद अगले पेज पर 4th एंड 5th पॉइंट और है जो कि नॉट कैपिटल असेट, बट वो बहुत कम यूज होते हैं, इसलिए आप ये याद न भी रखोगे चलेगा। स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 99, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स एंड डिफेंस बॉन्ड्स वगैरह। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इश्यू करे, आप ऐसे रेंडमली याद रख सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड्स वो भी कैपिटल असेट नहीं है, उनको बेचने पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये लिस्ट एग्जॉस्टिव ध्यान रखना, जिन बॉन्ड्स की यहां बात की है बस उन्हीं बॉन्ड्स की बात करते हैं, बाकी बॉन्ड्स की नहीं। आरबीआई बॉन्ड्स की बात यहां नहीं की तो आरबीआई बॉन्ड्स टैक्सेबल। ठीक है, तो इन सबको आप 5 पॉइंट मैंने बताया आपको, 5 में से 3 आईएमपी बताया मैंने आपको। स्टॉक आईएमपी है, मूवेबल असेट ऑफ पर्सनल यूज आईएमपी, एग्रीकल्चर लैंड आईएमपी। 3 तो हमेशा याद रखना, जब भी चैप्टर आएगा सबसे पहले टेस्ट लगाओ सेक्शन 45 वेदर कैपिटल असेट और नॉट। अगर ये कैपिटल असेट नहीं है तो चैप्टर खत्म, इस चैप्टर के कोई रूल्स लगाना ही नहीं है, और अगर कैपिटल असेट है तो ही लगेंगे। इसलिए आप नेगेटिव लिस्ट याद रखो, बाकी सारी असेट कैपिटल असेट होती है। मूवेबल असेट पे मैंने कहा जो पर्सनल यूज की छोड़ के बाकी सब कैपिटल मूवेबल असेट कैपिटल असेट होती है, लेकिन ज्वेलरी भी कैपिटल असेट है इवन इफ इट इज मूवेबल। तो आप यहां तक याद करें, फिर मैं आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टर्म समझाऊंगा। चैप्टर के मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने में भी टाइम लगेगा, पहले एक बार हम टर्म समझते हैं, वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है। मैंने सिर्फ आपको एक वर्ड समझाया कैपिटल असेट। अगले वीडियो में मैं आपको ट्रांसफर वर्ड समझाऊंगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होगा ये समझाएंगे, इंडेक्शन कब कैसे होगा वो समझाऊंगा, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।